यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। चैप्टर 41। यूरा ने भौहें सिकुड़ी और बोली, मुझे स्टाइलिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन क्यों ना हम सीधे शॉपिंग करने चलें। राहुल ने सिर हिलाया। उसे लगा कि अब अपनी लुक बदलने का समय आ गया है। दोनों कार में बैठे और सीधे शहर के बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ चल दिए। जैसे ही वे मॉल में घुसे, राहुल ने वो आरमानी स्टोर देख लिया जहां उसने पहले जूते खरीदे थे। पहले यहीं चलते हैं। राहुल ने स्टोर की तरफ इशारा किया और यूरा से कहा। राहुल को डिजाइनर कपड़ों की ज्यादा आदत नहीं थी, लेकिन आरमानी के बारे में उसे पता था। उसकी क्लास के अमीर लड़के अक्सर आरमानी पहनकर अपनी हैसियत दिखाते थे। राहुल ने सुना था कि आरमानी की एक पैंट ही 4-5 हजार रुपये की होती है। यूरा ने हामी भरी और दोनों स्टोर में घुस गए। सुबह के करीब 10 बजे थे, इसलिए अभी बहुत भीड़ नहीं थी। स्टोर की कई सेल्सवुमेन या तो फोन पर खेल रही थी या गप्पे मार रही थी। यूरा और राहुल को एक सेल्सवुमेन ने देखा जो जूतों की शेल्फ के सहारे झुककर बाहर देख रही थी। वो मुंह खोलने ही वाली थी कि दोनों को देखकर रुक गई। ये वही सेल्सवुमेन थी जिसने पिछली बार राहुल की मदद की थी। राहुल को फिर देखकर वो थोड़ी हैरान रह गई। पिछली बार राहुल को जूते खरीदने में काफी मुश्किल हुई थी। शुरू में सेल्सवुमेन ने सोचा था कि राहुल अमीर है। उसने 4000 रुपये वाली जूतों की जोड़ी दिखाई थी, लेकिन आखिर में उसे लगा कि शायद राहुल नाटक कर रहा है क्योंकि पेमेंट किसी और ने किया था। इसके अलावा राहुल के साथ जो महिला थी उसने भी उसका नाटक उजागर कर दिया था। इसलिए सेल्सवुमेन राहुल के चरित्र को संदिग्ध मानने लगी थी। राहुल को वापस आते देखकर वो मन ही मन उसे नापसंद कर रही थी। खासकर जब उसने देखा कि इस बार राहुल एक और लड़की के साथ आया है, तो उसकी नफरत और बढ़ गई। इसलिए जब राहुल दरवाजे से अंदर आया तो उसने स्वागत का एक शब्द भी नहीं कहा। राहुल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो और यूरा खरीदारी में व्यस्त थे। राहुल, ये देखो, इसे ट्राई करके देखो, तुम में बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर बाद यूरा ने राहुल के लिए एक जैकेट, 2 पैंट और एक जोड़ी जूते चुने। वे बिल करने जा रहे थे कि यूरा का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी, जेनिफर का कॉल था। उसे याद था कि हॉटपॉट रेस्टोरेंट वाली घटना के बाद दोनों में झगड़ा हुआ था, इसलिए वो थोड़ा अलग हटकर फोन रिसीव करने लगी। जेनिफर ने प्यार से कहा, हनी, तुम कहाँ हो? क्या मेरे घर आकर टाइम स्पेंड करना चाहोगी? यूरा हैरान रह गई। हॉटपॉट वाली लड़ाई के बाद दोनों में अभी तक बात नहीं बनी थी। अचानक जेनिफर इतनी अच्छी क्यों हो गई? यूरा ने राहुल की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए कहा, मैं स्पा में हूं, बाद में कॉल करती हूं। फोन काटने से पहले यूरा को जेनिफर की ठंडी हंसी सुनाई दी। हाँ, ये स्पा तो काफी बड़ा है। इतने सारे कपड़े क्यों हैं? ये सुनकर यूरा स्तब्ध रह गई। उसने मुड़कर देखा तो जेनिफर, जो बहुत नाराज चेहरे के साथ थी, स्टोर के अंदर यूरा और राहुल को घूर रही थी। यूरा का चेहरा सफेद पड़ गया। कितना बुरा संयोग है। उसे पता था कि अब मामला बिगड़ने वाला है। जेनिफर अंदर आए और यूरा को व्यंग्य से देखा। हाय यूरा, तुमने मुझे बताया था कि तुम स्पा में हो, लेकिन यहाँ इस कमीने के साथ शॉपिंग क्यों कर रही हो? क्या यही है तुम्हारा दोस्तों के साथ व्यवहार? यूरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जेनिफर ने उसे मौका नहीं दिया। उसने यूरा को झटका देकर सीधे राहुल के पास पहुंच गई। राहुल अपने कपड़ों को देख रहा था और उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसके पास आ रहा है। अरे, तुम शॉपिंग कर रहे हो? क्या बात है? पैसे की तंगी हो गई और कपड़े चाहिए? जेनिफर ने राहुल से तिरस्कार भरे स्वर में कहा। राहुल ने सिर उठाया और उलझन में था। जेनिफर का चेहरा देखकर वो हैरान रह गया। उसका चेहरा उदास हो गया। उसने अनमने स्वर में कहा, अपने काम से काम रखो। उसने जेनिफर को इग्नोर किया और फिर से अपने कपड़ों को देखने लगा। राहुल द्वारा इग्नोर किए जाने से जेनिफर का गुस्सा और बढ़ गया, और यूरा के राहुल के साथ आने से वो और नाराज थी। उसने राहुल के हाथ से कपड़े छीन लिए और फर्श पर फेंक दिए। जेनिफर गुस्से में चिल्लाए, तुम घटिया लूजर, अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम जानते हो तुम कहाँ हो? यहाँ शॉपिंग, क्या तुम इन्हें खरीद सकते हो? तुम सिर्फ यूरा जैसी मूर्ख लड़की को बेवकूफ बना सकते हो।
उसे अपना बिल चुकाने के लिए मना सकते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई तुम्हारी झूठ नहीं पहचान सकता? जेनिफर ने अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश नहीं की। वो बहुत खुश थी, लेकिन राहुल और यूरा दोनों बहुत शर्मिंदा हो गए। जेनिफर, तुम क्या बकवास कर रही हो? यूरा ने गुस्से में जेनिफर को खींचा और फुसफुसाकर कहा, यहाँ बहुत लोग हैं, इतना अशिष्ट मत बनो। किसने कहा कि मैं इन कपड़ों का बिल चुकाऊंगी? तो तुम नहीं चुकाओगी? क्या तुम सच में सोचती हो कि ये गरीब इन्हें खरीद सकता है? जेनिफर ने राहुल को तिरस्कार से देखा। उसे यकीन नहीं था कि राहुल यहाँ की चीजें खरीद सकता है। कौन कहता है कि नहीं खरीद सकता? राहुल ने गुस्से से जेनिफर को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेनिफर शुरू से ही उससे क्यों चिपकी हुई है। राहुल की बात सुनकर जेनिफर गुस्से में बोली, तुम खरीद सकते हो, बस बकवास बंद करो, खुद को आईने में देखो। अगर यूरा तुम्हें यहाँ न लाई होती तो तुम इस स्टोर का दरवाजा भी नहीं देख पाते। ये कहकर जेनिफर ने फर्श पर पड़े कपड़ों पर जोर से पैर मारा, राहुल पर थूका और बाहर निकल गई। जाते हुए उसने यूरा को व्यंग्य से देखा और फुसफुसाया, यूरा, तुम सच में ऐसे व्यक्ति से बात करती हो? तुम अपने दोस्तों को शर्मिंदा कर रही हो। जेनिफर ने सब गलत समझ लिया था और उसकी बातें यूरा को बहुत बुरा लगा। यूरा अब और सहन नहीं कर पाई। वो जेनिफर के पीछे दौड़ी ताकि उससे बहस कर सके। राहुल भी उन्हें देखकर उनके पीछे जाने लगा। वो नहीं चाहता था कि दो अच्छी दोस्तें सिर्फ उसकी वजह से लड़ें। बाहर निकलते समय राहुल को पीछे से एक चीख सुनाई दी, रुको, तुम जा नहीं सकते। राहुल रुका और मुड़ा। उसने देखा कि सेल्सवुमन उन कपड़ों को हाथ में लिए खड़ी है जो जेनिफर ने अभी कुचले थे और राहुल को घूर रही है। क्या बात है? राहुल ने पूछा। सेल्सवुमन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या बात है? क्या तुम जानते हो ये जैकेट कितनी कीमत की है? 7,000 से ज्यादा। तुम्हारी दोस्त ने अभी इसे कुचला है और तुम स्टोर से ऐसे ही निकल जाना चाहते हो। राहुल ने भौहें सिकुड़ी और समझाया, इसे चेक कर लो, मेरी दोस्त की चिंता मत करो। मैं अभी बाहर जा रहा हूं और थोड़ी देर बाद वापस आकर इसे ले लूंगा। राहुल गंभीर लग रहा था, लेकिन सेल्सवुमन को उस पर यकीन नहीं था। उसने व्यंग्य से कहा, जरूरत नहीं है, कोई नहीं जानता कि तुम वापस आओगे या नहीं। जैकेट कुचल गई है और अगर हम इसे फिर बेचना भी चाहें तो साफ करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले पेमेंट कर देना चाहिए, कम से कम क्लीनिंग चार्ज तो दो। अगर तुम खरीद नहीं सकते तो क्या? चैप्टर 42। राहुल की बात सुनकर सेल्सवुमन ने तिरस्कार से मुस्कुरा दिया। चूंकि यूरा जा चुकी थी, सेल्सवुमन को यकीन था कि राहुल जैकेट का बिल कभी नहीं दे पाएगा। आखिरकार जैकेट के नुकसान का दोष उसे ही उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा राहुल पर उतार दिया। तुम खुद को क्या समझते हो? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जैकेट नहीं खरीद सकते। खुद को आईने में देखो, तुम गरीब हो और ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसने और आगे बढ़कर कहा, कपड़ों को नुकसान होने पर उसे पेनल्टी तो मिलनी ही थी, इसलिए राहुल के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई। पिछली बार तुम एक औरत को लेकर आए और उससे जूते खरीदवाए, आज फिर एक और लड़की को लेकर कपड़े खरीदने आए हो। शर्म आनी चाहिए। क्या तुम जानते हो कि तुम एक जवान लड़के हो? सेल्सवुमन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो राहुल को लगातार अपमानित कर रही थी। बाकी सेल्स पर्सन, जो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, सेल्सवुमन की बातें सुनकर राहुल का मजाक उड़ाने लगी। ओह माय गॉड, कितनी घटिया बात है औरतों के पैसे खाना। देखो इससे, लगता है इसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और फिर भी हमारे स्टोर में आया है। ये तो बिल्कुल घास है, औरतों के पैसे खाकर घूम रहा है। इसे नर्क में जाना चाहिए। उनके तानों को सुनकर राहुल पहले बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि इसे इग्नोर कर दे। उसने सेल्सवुमन को मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सब बोल चुकी हो? अगर नहीं तो जल्दी बोल लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। राहुल की बात सुनकर सभी सेल्सवुमन ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि राहुल अब हिंसक होने वाला है। फिर से कहो, तुम हमें मारोगे? जिस सेल्सवुमन ने राहुल को सबसे ज्यादा अपमानित किया था, वो चिल्लाए, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। राहुल ने सिर हिलाया, तुम्हें मारूंगा? हाँ, नहीं, तुम इसकी लायक भी नहीं हो। उसने स्टोर को देखा। ये एक डिसेंट स्टोर था, लगभग 400-500 स्क्वायर मीटर का, शानदार इंटीरियर के साथ। तो तुम क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूं वो ये है। तुम सोचती हो मैं गरीब हूं? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असल गरीब कौन है। अभी अपना मैनेजर बुलाओ, मैं ये पूरा स्टोर खरीदने वाला हूं। राहुल के मुंह से ये बात निकलते ही सभी सेल्सवुमेन स्तब्ध रह गईं। वे तुरंत जोर से हंस पड़ी। अरे वाह, कितना घमंडी और घमंडी। तुम ये स्टोर खरीदना चाहते हो? हाँ, बेवकूफी की भी हद होती है।
क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? सेल्सवुमेन ने राहुल के प्रति अपना तिरस्कार छुपाने की कोशिश नहीं की और बोली, इस स्टोर का सिर्फ सालाना किराया ही 1 करोड़ से ज्यादा है। माल भी 1 करोड़ से ज्यादा का है। इसके अलावा आरमानी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो 2 करोड़ का है। और तुम खुद को क्या समझते हो? सेल्सवुमेन को राहुल की कोई बात गंभीर नहीं लग रही थी। वो बस स्टोर की लग्जरी बताकर राहुल को नीचा दिखा रही थी। उसके मन में स्टोर की शानदार हैसियत उसे भी ऊंचा बना रही थी क्योंकि वो वहां काम करती थी। इसलिए राहुल के सामने उसे खुद को श्रेष्ठ लग रहा था। राहुल की नजरों में सेल्सवुमेन की बातें सिर्फ बेवकूफी भरी थी, क्योंकि उसके हिसाब से ये स्टोर सिर्फ 6-7 करोड़ का था, जो राहुल के लिए मामूली सौदा था। राहुल के अकाउंट में 2 अरब रुपए थे। अगर वो चाहे तो पूरे शॉपिंग मॉल का आधा हिस्सा आसानी से खरीद सकता था। राहुल ने सेल्सवुमेन को देखा और मुस्कुराया। वो बोला, अभी मैनेजर को बुलाओ, मैं इंतजार करता हूँ। सेल्सवुमेन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बकवास, मैं तुम्हारे लिए किसी को क्यों बुलाऊं? तुम खुद को क्या समझते हो? सेल्सवुमेन कभी राहुल की बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। उसे लगा कि ये सब बेवकूफी है। वो राहुल को और अपमानित करने ही वाली थी कि अचानक उसने एक व्यक्ति को देखा जिसे देखकर वो रुक गई। ये 40 साल के आसपास का एक आदमी था, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छी बॉडी वाला स्टोर मैनेजर मिस्टर वॉकर थे। मिस्टर वॉकर, सेल्सवुमेन ने पुकारा। उसका घमंड तुरंत आज्ञाकारिता में बदल गया। मिस्टर हैरी वॉकर उस दिन अपनी नियमित स्टोर चेकिंग पर थे। वो दर्जन भर स्टोर संभालते थे। उनकी नजर राहुल पर पड़ी। पहले तो वे थोड़े हैरान हुए, फिर उनका चेहरा हैरानी से भर गया। राहुल शर्मा। वे राहुल को अच्छी तरह जानते थे। मिस्टर वॉकर हर हफ्ते स्टोर चेकिंग करते थे। वे जल्दी से आगे बढ़े और राहुल को देखकर घबराकर बोले, मिस्टर राहुल, आप यहाँ कैसे? सेल्सवुमेन मिस्टर वॉकर के रिएक्शन से हैरान रह गई। वो सोच रही थी, क्या मिस्टर वॉकर ने सुना कि राहुल क्या कह रहा था? ये सोचकर उसे अचानक डर लगने लगा। वो जल्दी से बोली, मिस्टर वॉकर, चिंता मत कीजिए, ये पागल है, मैं इसे अभी बाहर निकाल रही हूँ। वो बोलते हुए राहुल को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मिस्टर वॉकर ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया। मिस्टर वॉकर ने उस पर चिल्लाकर कहा, तुम क्या कर रही हो? आप नहीं जानते ये कितना घटिया है। ये औरतों के पैसे खाकर घूमता है और कह रहा था कि वो ये पूरा स्टोर खरीद लेगा। धड़ाक, मिस्टर वॉकर ने उसे थप्पड़ मार दिया। सेल्सवुमेन अपना चेहरा पकड़े हुए उलझन में थी। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ। चुप रहो। मिस्टर वॉकर ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने उंगली की और गुस्से से गरजे, कितनी बेहुदा हो तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? सेल्सवुमेन पूरी तरह स्तब्ध थी। उसे राहुल की असली पहचान नहीं पता थी। वो और ज्यादा उलझन में थी कि मिस्टर वॉकर अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गए। उसने अपना चेहरा पकड़कर सोचा कि शायद मिस्टर वॉकर को कस्टमर के साथ उसके व्यवहार पर गुस्सा आया है। ये सोचकर वो घबरा कर बोली, मिस्टर वॉकर, शायद आपने गलत समझा। मैंने इसे इस तरह इसलिए ट्रीट किया क्योंकि ये शॉपिंग करने नहीं आया था। उसकी बात पूरी होने से पहले मिस्टर वॉकर ने उसे रोक दिया। चुप करो, तुम खुद को क्या समझती हो कि बोल रही हो? तुम्हें निकाल दिया गया। सेल्सवुमेन मिस्टर वॉकर के शब्द सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दुखी स्वर में बोली, क्यों मिस्टर वॉकर, ये बहुत गरीब है और यहाँ कुछ भी नहीं खरीद सकता। मैंने सिर्फ सच कहा, फिर आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मिस्टर वॉकर ने उसे तिरस्कार से देखा और ठंडी हंसी हंसी। ये गरीब है। तुम कितनी बेवकूफ हो। अगर ये चाहे तो ये पूरा मॉल खरीद सकता है। तुम खुद को क्या समझती हो कि इसे अपमानित कर रही हो? यहां से निकल जाओ। फिर उन्होंने राहुल की तरफ मुड़कर घबराते हुए कहा, मिस्टर राहुल, आप यहाँ कैसे? मैं सच में सॉरी हूँ। ये सब मेरी गलती है। प्लीज गुस्सा मत कीजिए। मिस्टर वॉकर की बातें और उनका विनम्र व्यवहार देखकर सेल्सवुमेन बिजली की तरह कांप गई। आधा लखनऊ। और मिस्टर वॉकर झुककर माफी मांग रहे हैं। ये कौन है? अगर ये सच में बड़ा आदमी है तो मैंने अभी क्या कर दिया? ये सोचकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। कम से कम उसने मिस्टर वॉकर को अपमानित कर दिया था, और उनकी ताकत से वो आसानी से उसे लखनऊ में रहने लायक नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन जिस व्यक्ति को उसने सच में अपमानित किया था, वो ऐसा था जिसके सामने मिस्टर वॉकर को भी झुकना पड़ता है। चैप्टर 43। ये सोचकर वो लड़की तुरंत बिखरने वाली थी। वो अभी भी लखनऊ में रहकर कमाने की सोच रही थी। अगर उसने इतने बड़े शख्स को नाराज कर दिया तो उसका आगे क्या होगा? जब उसे आरमानी स्टोर में जॉब मिली थी तो उसे लगा था कि ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है।
वो सबको इसके बारे में घमंड से बताती थी। अब न सिर्फ उसकी नौकरी चली गई, बल्कि ये कहना भी मुश्किल था कि वो लखनऊ में रह भी पाएगी या नहीं। लड़की हताश हो गई। वो रोते हुए बोली, मिस्टर वॉकर, आप मुझे निकाल मत दीजिए। मेरा बच्चा अभी स्कूल शुरू कर रहा है और मेरी माँ की तबीयत खराब है। मेरा पति बाहर शहर में है। ये सब बेकार था। मिस्टर वॉकर को इस लड़की से घृणा हो चुकी थी। वे राहुल को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका अपना कर्मचारी आकर इस बड़े शख्स को नाराज कर दे। ये दया ही थी कि उन्होंने उसे कुछ और नहीं किया। बस करो, आज से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि तुम फैशन रिटेल बिजनेस में लखनऊ में काम ढूंढना भी बंद कर दो। ये सुनकर लड़की और ज्यादा हताश हो गई। उसकी पढ़ाई ज्यादा नहीं थी और वो फैशन रिटेल में 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रही थी। यहाँ तक पहुंचने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अगर फैशन रिटेल छोड़ दे तो आगे वो जिंदगी कैसे चलेगी। लड़की घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर वॉकर ने उसे डांटा। अगर परिणाम पता होता तो तुम ऐसा नहीं करती। ये घमंड का नतीजा है। बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। मिस्टर वॉकर ने उसके साथ कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्हें उससे नफरत हो चुकी थी। राहुल को उस पर दया आ गई, खासकर जब उसे पता चला कि उसके पास स्कूल जाने वाला बच्चा है, बुजुर्ग माँ है और पति शहर से बाहर है। अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वो फिर कभी काम नहीं ढूंढ पाए तो ये उसे रास्ते पर ला खड़ा करने के बराबर था। राहुल दयालु स्वभाव का था। उसने आह भरी और बोला, ठीक है, इसे छोड़ दो। इसने नहीं जाना था कि मैं कौन हूं। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो इसे सजा दे देना। मिस्टर वॉकर राहुल की बात सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वो लड़की ने राहुल का अपमान किया था और फिर भी वो उसे माफ कर रहा है। किसी भी हाल में मिस्टर वॉकर जानते थे कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। राहुल एरिक मल्होत्रा के बेटे थे। अगर वो चाहें तो पूरे लखनऊ को उलट-पुलट कर सकते हैं। जब राहुल किसी की रोजी रोटी छीन सकता था, तब भी वो माफ कर रहा है। इतने दयालु लोग कम ही होते हैं। मिस्टर वॉकर ने कई अमीर परिवारों के वारिस देखे थे, लेकिन राहुल जैसे किसी को नहीं। ये सोचकर मिस्टर वॉकर को राहुल का और ज्यादा सम्मान हो गया। तो बस इतना ही। मिस्टर वॉकर ने एक बार फिर पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। हर किसी को रोजी रोटी कमानी होती है। इसे सिर्फ सबक के तौर पर छोड़ दो। मिस्टर वॉकर ने सिर हिलाया। फिर मुड़कर लड़की पर चिल्लाए, क्या तुमने सुना नहीं? आओ और मिस्टर राहुल को शुक्रिया कहो। लड़की पहले तो स्तब्ध थी, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फिर घुटनों के बल बैठ गई। थैंक यू मिस्टर राहुल, थैंक यू। लड़की का ये व्यवहार राहुल को बहुत अजीब लगा। 30 साल की औरत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई थी और चारों तरफ बहुत से लोग गुजर रहे थे। कितना अजीब नजारा था। राहुल जल्दी से बोला, ठीक है, उठ जाओ। आगे से ज्यादा सावधान रहना। राहुल ने फर्श से कपड़े उठाए और उसे देते हुए कहा, इन्हें चेक कर लो, मैं कार्ड से पूरा पेमेंट कर दूंगा। आपसे कैसे ले सकते हैं? मिस्टर वॉकर ने राहुल को रोका और सेल्सपर्सन से कहा, जाओ और मिस्टर राहुल के लिए और अच्छे कपड़े लाओ। मिस्टर वॉकर को कुछ याद आया, इसलिए वो बोले, मिस्टर राहुल, मैंने सुना था कि आप ये स्टोव खरीदना चाहते थे। राहुल ने सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वो तो गुस्से में कहा था। मिस्टर वॉकर ने कहा, कोई समस्या नहीं, मैं आज ही पेपरवर्क पूरा करवा देता हूँ। राहुल ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं ले सकता। मिस्टर वॉकर मुस्कुराए और बोले, मिस्टर राहुल, आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर मल्होत्रा ने मुझे यही काम सौंपा है। वे राहुल को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक स्टोव देकर अगर राहुल का अच्छा इंप्रेशन बन जाए तो ये उनके लिए फायदेमंद सौदा था। राहुल ने मना किया, लेकिन मिस्टर वॉकर फिर भी स्टोव देने पर अड़े रहे। वे दोनों स्टोव के मालिकाना हक को लेकर बहस ही कर रहे थे कि यूरा वापस आ गई। उसका चेहरा उदास था। उसे एहसास हो गया था कि जेनिफर के साथ उसकी गलतफहमी और बढ़ती जा रही है। क्या तुम ठीक हो? राहुल ने यूरा को देखकर माफी मांगते हुए पूछा। यूरा ने सिर हिलाया और बुदबुदाई, वो बस अनुचित है। क्या तुम्हारी शॉपिंग हो गई? चलो वापस चलते हैं। राहुल ने कपड़ों को उठाया। ठीक है, चलो। उसने मिस्टर वॉकर की तरफ देखा और मुस्कुराया। थैंक यू हैरी, मैं वापस जा रहा हूँ, मिलते हैं। राहुल ने उन्हें नाम लेकर पुकारा। मिस्टर वॉकर थोड़े खुश होकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जब भी जरूरत हो मुझे कॉल करना। मिस्टर वॉकर ने राहुल को उसका क्रेडिट कार्ड लौटाया। कार्ड वापस लेते हुए राहुल यूरा के साथ स्टोर से बाहर निकल गया। कार में बैठकर राहुल ने यूरा को देखा, जो अभी भी उदास थी, और बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम और तुम्हारी दोस्त के बीच जो हुआ। यूरा ने सिर हिलाया और बीच में टोक दिया।
ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? जेनिफर अनुचित है। और तुम्हारे लिए। राहुल, मैं सच में सॉरी हूँ। हम खाना भी नहीं खा पाए और अब शॉपिंग वाली गड़बड़। अगली बार मेरा ट्रीट रहेगा। राहुल हंस दिया। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि अगला खाना उसका ट्रीट होगा। यूरा ने राहुल को स्कूल छोड़ा और फिर खुद अपने रूम की तरफ चली गई। राहुल नए कपड़ों के साथ अपने हॉस्टल रूम में वापस आया। उसने म्यूजिक स्टैंड को देखकर मुस्कुराया। वो इसे लिंडा को देना चाहता था। राहुल को लिंडा के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने का इंतजार था जब वो नया म्यूजिक स्टैंड देखेगी। वो जरूर बहुत खुश होगी। ये सोचकर राहुल मुस्कुराया और हॉस्टल से बाहर निकल गया। उसे पता था कि लिंडा म्यूजिक डिपार्टमेंट की है और उनका हॉस्टल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जब राहुल नीचे पहुंचा तो उसने एक लड़की को बाहर निकलते देखा, इसलिए वो तेजी से उसके पास गया। एक्सक्यूज मी, क्या आप म्यूजिक डिपार्टमेंट की लिंडा को जानती हैं? वो पतली है और राहुल अपनी बात पूरी करने से पहले लड़की ने बीच में टोक दिया। उसे क्यों ढूंढ रहे हो? लड़की ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंस दी। वो यहाँ नहीं है। वो शायद स्कूल के कोर्टयार्ड में होगी। वो बड़ी स्टार है, दिन भर गाती रहती है, परेशान करती है। लड़की का स्वर थोड़ा चिढ़ा हुआ था। राहुल ने हम किया और आगे बढ़ गया। लड़की ने अचानक राहुल को रोक लिया और उत्सुकता से पूछा, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? राहुल ने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। क्या समस्या है? लड़की जवाब सुनकर थोड़ी निराश लगी। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, और चली गई। राहुल ने आह भरी और थोड़ा उलझन महसूस की। उसे उसकी आवाज से लगा कि वो लिंडा को जानती है। राहुल ने ज्यादा नहीं सोचा। वो मुड़ा और नए म्यूजिक स्टैंड के साथ कोर्टयार्ड की तरफ चल दिया। इसी समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोर्टयार्ड के कोने में एक लड़की फटी हुई गिटार को गोद में लेकर रो रही थी। उसके पास खड़ा एक लड़का उस पर चिल्ला रहा था। चैप्टर 44। ये सोचकर वो लड़की तुरंत बिखरने वाली थी। वो अभी भी लखनऊ में रहकर कमाने की सोच रही थी। अगर उसने इतने बड़े शख्स को नाराज कर दिया तो उसका आगे क्या होगा? जब उसे आरमानी स्टोर में जॉब मिली थी तो उसे लगा था कि ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है। वो सबको इसके बारे में घमंड से बताती थी। अब न सिर्फ उसकी नौकरी चली गई, बल्कि ये कहना भी मुश्किल था कि वो लखनऊ में रह भी पाएगी या नहीं। लड़की हताश हो गई। वो रोते हुए बोली, मिस्टर वॉकर, आप मुझे निकाल मत दीजिए। मेरा बच्चा अभी स्कूल शुरू कर रहा है और मेरी माँ की तबीयत खराब है। मेरा पति बाहर शहर में है। ये सब बेकार था। मिस्टर वॉकर को इस लड़की से घृणा हो चुकी थी। वे राहुल को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका अपना कर्मचारी आकर इस बड़े शख्स को नाराज कर दे। ये दया ही थी कि उन्होंने उसे कुछ और नहीं किया। बस करो, आज से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि तुम फैशन रिटेल बिजनेस में लखनऊ में काम ढूंढना भी बंद कर दो। ये सुनकर लड़की और ज्यादा हताश हो गई। उसकी पढ़ाई ज्यादा नहीं थी और वो फैशन रिटेल में 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रही थी। यहाँ तक पहुँचने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अगर फैशन रिटेल छोड़ दे तो आगे वो जिंदगी कैसे चलेगी? लड़की घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, मिस्टर वॉकर ने उसे डांटा। अगर परिणाम पता होता तो तुम ऐसा नहीं करती। ये घमंड का नतीजा है। बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। मिस्टर वॉकर ने उसके साथ कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्हें उससे नफरत हो चुकी थी। राहुल को उस पर दया आ गई, खासकर जब उसे पता चला कि उसके पास स्कूल जाने वाला बच्चा है, बुजुर्ग माँ है और पति शहर से बाहर है। अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वो फिर कभी काम नहीं ढूंढ पाए तो ये उसे रास्ते पर ला खड़ा करने के बराबर था। राहुल दयालु स्वभाव का था। उसने आह भरी और बोला, ठीक है, इसे छोड़ दो। इसने नहीं जाना था कि मैं कौन हूं। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो इसे सजा दे देना। मिस्टर वॉकर राहुल की बात सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वो लड़की ने राहुल का अपमान किया था और फिर भी वो उसे माफ कर रहा है। किसी भी हाल में मिस्टर वॉकर जानते थे कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। राहुल एरिक मल्होत्रा के बेटे थे। अगर वो चाहें तो पूरे लखनऊ को उलट पुलट कर सकते हैं। जब राहुल किसी की रोजी रोटी छीन सकता था, तब भी वो माफ कर रहा है। इतने दयालु लोग कम ही होते हैं। मिस्टर वॉकर ने कई अमीर परिवारों के वारिस देखे थे, लेकिन राहुल जैसे किसी को नहीं। ये सोचकर मिस्टर वॉकर को राहुल का और ज्यादा सम्मान हो गया। तो बस इतना ही? मिस्टर वॉकर ने एक बार फिर पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। हर किसी को रोजी रोटी कमानी होती है। इसे सिर्फ सबक के तौर पर छोड़ दो। मिस्टर वॉकर ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर लड़की पर चिल्लाए, क्या तुमने सुना नहीं? आओ और मिस्टर राहुल को शुक्रिया कहो। लड़की पहले तो स्तब्ध थी, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वो फिर घुटनों के बल बैठ गई। थैंक यू मिस्टर राहुल, थैंक यू। लड़की का ये व्यवहार राहुल को बहुत अजीब लगा। 30 साल की औरत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई थी और चारों तरफ बहुत से लोग गुजर रहे थे। कितना अजीब नजारा था। राहुल जल्दी से बोला, ठीक है, उठ जाओ। आगे से ज्यादा सावधान रहना। राहुल ने फर्श से कपड़े उठाए और उसे देते हुए कहा, इन्हें चेक कर लो, मैं कार्ड से पूरा पेमेंट कर दूंगा। आपसे कैसे ले सकते हैं? मिस्टर वॉकर ने राहुल को रोका और सेल्सपर्सन से कहा, जाओ और मिस्टर राहुल के लिए और अच्छे कपड़े लाओ। मिस्टर वॉकर को कुछ याद आया इसलिए वो बोले, मिस्टर राहुल, मैंने सुना था कि आप ये स्टोव खरीदना चाहते थे। राहुल ने सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वो तो गुस्से में कहा था। मिस्टर वॉकर ने कहा, कोई समस्या नहीं, मैं आज ही पेपरवर्क पूरा करवा देता हूं। राहुल ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं ले सकता। मिस्टर वॉकर मुस्कुराए और बोले, मिस्टर राहुल, आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर मल्होत्रा ने मुझे यही काम सौंपा है। वे राहुल को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक स्टोव देकर अगर राहुल का अच्छा इंप्रेशन बन जाए तो ये उनके लिए फायदेमंद सौदा था। राहुल ने मना किया लेकिन मिस्टर वॉकर फिर भी स्टोव देने पर अड़े रहे। वे दोनों स्टोव के मालिकाना हक को लेकर बहस ही कर रहे थे कि यूरा वापस आ गई। उसका चेहरा उदास था। उसे एहसास हो गया था कि जेनिफर के साथ उसकी गलतफहमी और बढ़ती जा रही है। क्या तुम ठीक हो? राहुल ने यूरा को देखकर माफी मांगते हुए पूछा। यूरा ने सिर हिलाया और बुदबुदाई, वो बस अनुचित है। क्या तुम्हारी शॉपिंग हो गई? चलो वापस चलते हैं। राहुल ने कपड़ों को उठाया। ठीक है, चलो। उसने मिस्टर वॉकर की तरफ देखा और मुस्कुराया। थैंक यू हैरी, मैं वापस जा रहा हूं, मिलते हैं। राहुल ने उन्हें नाम लेकर पुकारा। मिस्टर वॉकर थोड़े खुश होकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जब भी जरूरत हो मुझे कॉल करना। मिस्टर वॉकर ने राहुल को उसका क्रेडिट कार्ड लौटाया। कार्ड वापस लेते हुए राहुल यूरा के साथ स्टोर से बाहर निकल गया। कार में बैठकर राहुल ने यूरा को देखा, जो अभी भी उदास थी, और बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ, तुम और तुम्हारी दोस्त के बीच जो हुआ। यूरा ने सिर हिलाया और बीच में टोक दिया, ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? जेनिफर अनुचित है, और तुम्हारे लिए। राहुल, मैं सच में सॉरी हूं। हम खाना भी नहीं खा पाए और अब शॉपिंग वाली गड़बड़। अगली बार मेरा ट्रीट रहेगा। राहुल हंस दिया। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि अगला खाना उसका ट्रीट होगा। यूरा ने राहुल को स्कूल छोड़ा और फिर खुद अपने रूम की तरफ चली गई। राहुल नए कपड़ों के साथ अपने हॉस्टल रूम में वापस आया। उसने म्यूजिक स्टैंड को देखकर मुस्कुराया। वो इसे लिंडा को देना चाहता था। राहुल को लिंडा के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने का इंतजार था जब वो नया म्यूजिक स्टैंड देखेगी। वो जरूर बहुत खुश होगी। ये सोचकर राहुल मुस्कुराया और हॉस्टल से बाहर निकल गया। उसे पता था कि लिंडा म्यूजिक डिपार्टमेंट की है और उनका हॉस्टल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जब राहुल नीचे पहुंचा तो उसने एक लड़की को बाहर निकलते देखा, इसलिए वो तेजी से उसके पास गया। एक्सक्यूज मी, क्या आप म्यूजिक डिपार्टमेंट की लिंडा को जानती हैं? वो पतली है और राहुल अपनी बात पूरी करने से पहले लड़की ने बीच में टोक दिया। उसे क्यों ढूंढ रहे हो? लड़की ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंस दी। वो यहाँ नहीं है। वो शायद स्कूल के कोर्टयार्ड में होगी। वो बड़ी स्टार है, दिन भर गाती रहती है, परेशान करती है। लड़की का स्वर थोड़ा चिढ़ा हुआ था। राहुल ने हम किया और आगे बढ़ गया। लड़की ने अचानक राहुल को रोक लिया और उत्सुकता से पूछा, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? राहुल ने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। क्या समस्या है? लड़की जवाब सुनकर थोड़ी निराश लगी। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, और चली गई। राहुल ने आह भरी और थोड़ा उलझन महसूस की। उसे उसकी आवाज से लगा कि वो लिंडा को जानती है। राहुल ने ज्यादा नहीं सोचा। वो मुड़ा और नए म्यूजिक स्टैंड के साथ कोर्टयार्ड की तरफ चल दिया। इसी समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोर्टयार्ड के कोने में लिंडा फटी हुई गिटार को गोद में लेकर रो रही थी। उसके पास खड़ा निक नाम का लड़का उस पर चिल्ला रहा था, क्या तेरी शर्म भी है? मैंने तुझे 1 लाख से ज्यादा रुपए दिए और तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। निक बहुत गुस्से में था और चिल्ला रहा था। लिंडा रो रही थी। उसकी मां ने बहुत मुश्किल से 500 रुपये बचाकर ये गिटार उसके लिए खरीदी थी। वो 5 साल से इसे इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन निक ने सिर्फ इसलिए गिटार तोड़ दी क्योंकि लिंडा उसे मांगे गए पैसे नहीं दे पाई। उसने दुख भरी नजरों से निक को देखा। मेरे पास सच में नहीं है। मैंने बाकी पैसे अस्पताल में दे दिए। मेरी माँ बीमार है और मेडिकल खर्च बहुत ज्यादा है। तो तूने मेरा सारा पैसा अपनी माँ पर खर्च कर दिया। निक गुस्से में था। उसने लिंडा को जोरदार थप्पड़ मारा और डांटा।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुझे मुझे पैसे देने ही होंगे। और मैं तुझे ये भी बता देता हूँ कि मुझे अफसोस है कि मैंने तुझे रिवॉर्ड दिया था। अब तुझे हर पैसा वापस करना होगा, वरना लाखों रुपये। लिंडा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने आंसू पोंछे और बोली, सुनो निक, जब तुमने मुझे रिवॉर्ड दिया था तो उसका 50% प्लेटफॉर्म ने काट लिया था। मुझे सिर्फ कुछ 10,000 मिले थे और 50,000 का बोनस मिला, तो कुल मिलाकर 1 लाख से थोड़ा ज्यादा ही मिला। फिर मैं तुम्हें इतने पैसे कहां से दूं? लिंडा फिर से रो पड़ी। उसे सच में लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। निक के हिसाब से उसे न सिर्फ रिवॉर्ड का पैसा वापस करना है बल्कि बोनस भी। लेकिन अभी भी 20-30 हजार रुपये का बिल बाकी था। लिंडा इतने पैसे कहां से लाए? उसके पास सिर्फ कुछ हजार बचे थे। बाकी पैसे ज्यादातर उसकी मां के इलाज में खर्च हो गए थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुझे मुझे पैसे देने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो। निक ने लिंडा को देखकर ठंडी मुस्कान दी। अचानक वो मुस्कुराया और लिंडा को लालची नजरों से देखा। अच्छा, अगर तुम्हारे पास सच में नहीं है तो मैं तुम्हें एक काम दिलवा सकता हूँ। तुम जैसी लड़कियां एक रात में 10,000 कमा सकती हैं। लिंडा ये सुनकर शर्म से लाल हो गई। उसे समझ आ गया कि निक क्या कह रहा है और उसने अंदाजा लगा लिया कि निक किस तरह का काम बता रहा है। निक ने लिंडा के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर हंसा। उसने लिंडा की ठोड़ी पकड़ ली और जोर से हंसते हुए कहा, जब तक तुम आज रात मुझे अच्छे से खुश करोगी, हम बाद में बात करेंगे कि तुम्हें पैसे वापस करने हैं या नहीं। लिंडा गुस्से से और लाल हो गई। उसे नहीं पता था कि उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई। उसने अचानक हाथ उठाया और निक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। धड़ाक। निक अचानक थप्पड़ खाकर हैरान रह गया। उसने गुस्से में लिंडा को जोर से धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं और काम सिखा रहा हूं, और तू मुझे मार रही है। निक लड़कियों को मारने में कोई संकोच नहीं करता था। लिंडा को लगा कि उसका पूरा शरीर कई बार टूट गया है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। और लगता था जितना ज्यादा निक उसे मारता, उतना ही ज्यादा क्रूर होता जा रहा था। वो अब और सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी वो कुछ कह पाती, उससे पहले पीछे से एक आवाज आई। एक लड़की को मार रहे हो? क्या तुम आदमी हो? राहुल बहुत कम गुस्सा होता था। आमतौर पर वो खुद गालियां सुनता था, लेकिन आज वो खुद को रोक नहीं पाया। निक को देखकर पहले तो हैरानी हुई, फिर वो गुस्से में चिल्लाया, तुम अपनी गांड मत घुसाओ, यहां से निकल जाओ। राहुल ने निक को इग्नोर किया और तेजी से लिंडा की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। क्या तुम ठीक हो? उसने तुम्हें क्यों मारा? लिंडा हैरान थी और लगातार खड़ी नहीं हो पा रही थी। जब उसने राहुल को देखा तो वो फूट पड़ी। लिंडा राहुल की बाहों में गिर गई और रोने लगी। राहुल ने उसे सहारा दिया। वो लिंडा को पकड़े रहा ताकि वो गिर न जाए। उसने पूछा, क्या हुआ? उसने तुम्हें क्यों मारा? लिंडा रोते हुए बोली, वो मुझसे पैसे मांग रहा था। उसने कहा कि मुझे सब कुछ वापस करना होगा। लिंडा बाकी बात नहीं कह पाई। उस वक्त उसे बहुत लाचारी और निराशा महसूस हो रही थी। राहुल ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना घटिया हो सकता है कि लड़की को इस हालत में पहुंचा दे। पैसे? राहुल ने निक को घूरा और गरजा, क्या वो तुम्हारे पैसे थे? क्या तुम्हें शर्म भी आती है? निक राहुल के अपमान से बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन उसने कोई पीछे हटने का संकेत नहीं दिखाया। उसने राहुल से उत्तेजक स्वर में कहा, मेरे पैसे नहीं तो क्या तेरे पैसे हैं? अपनी जुबान संभाल। क्या तुझे पता है मैं गैंग में हूं? तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करता है? अपनी लंबी उम्र देख ले। निक ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए राहुल को कुछ नहीं समझा। अपनी बात खत्म करके उसने राहुल के चेहरे पर थूका, तुम बेवकूफ। मैं जानता हूं कि तुम इस छोटी कमीनी में इंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर तुम इसे एंजॉय करना चाहते हो तो पहले खुद को आईने में देख लो। तुम्हें छूने के लिए मुझे उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। अपनी बात अधूरी छोड़कर निक को अचानक अपनी आंखों में तेज दर्द हुआ। उसके सिर पर कुछ बहुत भारी चीज पड़ी और गर्म खून का फव्वारा निकलने लगा। तुम कमीने, तुमने मुझे मारा। निक के सिर से बहुत खून बह रहा था और उसकी नजर खून से बंद हो गई थी। निक राहुल को देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर राहुल को पकड़ने की कोशिश की। अपनी बात पूरी करने से पहले उससे फिर लगा कि उसके सिर पर जोरदार प्रहार हुआ। आह! निक इस बार गिर पड़ा। उसी समय राहुल ने म्यूजिक स्टैंड को पागल कुत्ते की तरह घुमाया और निक पर तोड़ने लगा। म्यूजिक स्टैंड स्टील के पाइप का बना था और काफी भारी था। सिर्फ 2-3 वार में निक का सिर खून से लथपथ हो गया। माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो। निक ने भीख मांगी, लेकिन राहुल का इरादा रुकने का नहीं था। असल में राहुल खुद को समझ नहीं पा रहा था कि लिंडा को पीटते देखकर वो इतना गुस्सा क्यों हो गया। वो पहले कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ था।
वो खुद गालियां सुनता और मार खाता रहा, लेकिन आज वो निक को पीटना चाहता था ताकि वो लिंडा के साथ किए गए बर्ताव की सजा भुगते। राहुल के पागलपन भरे व्यवहार को देखकर लिंडा भी हैरान रह गई। निक को देखकर, जिसका सिर खून से लथपथ था, उसे चिंता हो गई। लिंडा जानती थी कि राहुल ये सब उसके लिए कर रहा है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर राहुल निक को और पीटता रहा तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। लिंडा ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। वो तेजी से आगे बढ़ी और पीछे से राहुल को पकड़ लिया। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। वो रोते हुए बोली, रुको, रुको, बस करो, तुम इसे मार डालोगे। Chapter 45 Warning Sign Important Notice Chapter 45 Missing The Hidden Air Warning Sign प्रिय दर्शकों, The Hidden Air का Chapter 45 फिलहाल उपलब्ध नहीं है। यह इशू टेक्निकल एरर सोर्स प्रॉब्लम के कारण हुआ है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हम इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक आप प्रीवियस और नेक्स्ट चैप्टर्स एंजॉय कर सकते हैं, या जल्द ही हम इसका अपडेटेड रिक्रिएटेड वर्जन लेकर आएंगे। आपकी पेशेंस और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, हम जल्द ही इस चैप्टर को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। टीम CM नोवेल।